हेलो स्टूडेंट्स, सौभाग्य दुबे इंटर कॉलेज इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं एसपी सिंह आप लोगों को कक्षा 12 का समाजशास्त्र पढ़ाने जा रहा हूँ। समाजशास्त्र में खंड क भारतीय समाज के बारे में पढ़ेंगे। इस खंड क का पहला चैप्टर है भारतीय समाज, एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन इंडियन सोसाइटी। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज के बारे में हमारा पहले से प्राप्त ज्ञान, हमारा सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त किया होता है। यह उस सामाजिक समूह और सामाजिक वातावरण का दृष्टिकोण होता है जिसमें हम सामाजिकृत होते हैं। हमारे सामाजिक संदर्भ, समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में हमारे मतों, आस्थाओं एवं अपेक्षाओं को आकार देते हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह आस्थाएं गलत ही हैं, परंतु यह गलत भी हो सकता है। परेशानी यह है कि वे प्रायः अपूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण होती हैं। अतः हमारा बिना सीखा गया यानी ज्ञान या सहज सामान्य बोध प्रायः हमें सामाजिक वास्तविकता का केवल एक हिस्सा ही दिखलाता है। इसके अतिरिक्त यह सामान्यतः हमारे अपने सामाजिक समूह के हितों एवं मतों की तरफ झुका हुआ होता है। समाजशास्त्र, जो समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र हमें सिखाने का निमंत्रण देता है कि विश्व को मात्र हमारे अपने दृष्टिकोण के अतिरिक्त हमसे पृथक मतलब अलग लोगों के दृष्टिकोण को कैसे देखा जाए। समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक होती है। समाजशास्त्र हमें पूर्वाग्रह मुक्त करने का दावा तो नहीं करता, बल्कि हमें अपने व औरों के पूर्वाग्रहों को पहचानने की क्षमता विकसित करने का वादा करता है। समाजशास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं, दूसरों के प्रति यानी दूसरे लोगों का आपके प्रति क्या नज़रिया है, किस तरह देखते हैं। यूँ कहें तो आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इस क्रिया को स्ववाचन या कभी कभी आत्मवाचन भी कहा जाता है। यह अपने में सोचने, अपने दृष्टिकोण को लगातार अपनी तरफ घुमाने की क्षमता है, परंतु यह स्वनिरीक्षण आलोचनात्मक होना चाहिए। इसकी समीक्षा अधिक और आत्ममुक्ता कम होनी चाहिए। भारतीय समाज और इसकी संरचना की समझ व्यक्ति को एक मानचित्र प्रदान करती है, एक नक्शा प्रदान करती है, जिसमें आप अपने आवास और स्थान का पता लगा सकते हैं। भौगोलिक मानचित्र की तरह स्वयं का सामाजिक नक्शे में पता लगाना इस अर्थ में उपयोगी हो सकता है कि इससे आपको यह जानकारी मिलती है कि समाज में दूसरों के संबंध में आपकी स्थिति क्या है। जैसे उदाहरण के लिए माना कि हम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। यदि हम भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। हमें यह भी ज्ञान होता है कि आपका राज्य अनेक बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान की तुलना में छोटा है, लेकिन कुछ ऐसे अनेक दूसरे राज्य हैं जैसे मणिपुर, गोवा, हरियाणा या पंजाब से बड़ा है। इसी तरह यदि हम अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक मानचित्र को देखेंगे तो हमें जानकारी मिल सकती है कि भारत के अन्य क्षेत्रों एवं राज्यों की तुलना में अरुणाचल का भूभाग, प्राकृतिक संसाधन आदि कैसे हैं। एक तुलनात्मक सामाजिक मानचित्र आपको समाज में आपकी निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। जैसे 17 या 18 साल की आयु में आप उस सामाजिक समूह के सदस्य हो जाते हैं जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या आपकी या आपसे छोटी आयु के लोगों की है। आप किसी विशेष क्षेत्रीय या भाषाई समुदाय से संबंधित होंगे। आपके माता पिता के व्यवसाय एवं आपके परिवार की आय के मुताबिक आप एक आर्थिक वर्ग के सदस्य भी अवश्य होंगे। आप एक विशेष धार्मिक समुदाय, एक जाति या जनजाति या ऐसे ही किसी अन्य सामाजिक समूह के सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसे प्रत्येक पहचान सामाजिक नक्शे में एवं सामाजिक संबंधों के ताने बाने में आपका स्थान निर्धारित करती है।
समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों, उनके आपसी संबंधों एवं आपके अनेक जीवन में, अपने जीवन में उनके महत्व के बारे में बतलाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स, प्रसिद्ध समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने लिखा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ी यानी जोड़ने का काम और संबंधों को उजागर करने में सहायता कर सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का आशय है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याएं, सरोकार जो सबके होते हैं, उदाहरण जैसे संभव है कि आपके परिवार के बड़े सदस्य या आपके भाई बहन, दोस्त आपके साथ जो भी व्यवहार करते हैं आप उनसे खुश नहीं हैं, ये सभी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। शायद आप अपने भविष्य में के बारे में या आपको किस तरह की नौकरी मिलेगी इसके बारे में आप पहले से चिंतित होते हैं। आपकी व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के अन्य पक्ष भी गर्व, तनाव, आत्मविश्वास या विभिन्न तरीकों की उलझ के स्रोत हो सकते हैं, परंतु यह सभी लक्षण एक ही व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं और इनका अर्थ इस व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक सीमित है। दूसरी तरफ एक सामाजिक मुद्दा बड़े समूहों से संबंधित होता है, न कि उन एकल व्यक्तियों से जो उन समूहों के सदस्य हैं। पीढ़ी अंतराल यानी बुजुर्ग या युवा पीढ़ी के बीच मनमुटाव एक सामाजिक परिघटना है जो अनेक समाजों के समय कालों से सामान्य रूप में पाया जाता है। बेरोजगारी या परिवर्तनशील व्यवसायिक संरचना का प्रभाव भी एक भिन्न सामाजिक विषय है जो लाखों लोगों से संबंधित है। उदाहरण के लिए जैसे सूचना तकनीकी से संबंधित व्यवसाय में अचानक से अगर तेजी आना और साथ ही साथ खेतीहर श्रमिकों की मांग में कमी हो जाना इसमें शामिल है। सांप्रदायिकता या जातिवाद जैसी प्रघटनाएं समाज में व्यापक रूप से पाई जाती हैं और ये समस्याएं समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली समस्याएं हैं। विभिन्न व्यक्तियों में इसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं भी हो सकती हैं जो सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। पुरुष एवं और स्त्रियां दोनों अलग अलग तरह के लैंगिक समताओं, लैंगिक असमानताओं से प्रभावित होते हैं। सामाजिक मानचित्र का एक स्वरूप हमें बचपन से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। यह सहज बोध का मानचित्र है। इस तरह के मानचित्र सहज बोध के आंशिक व पक्षपातपूर्ण होने के कारण भ्रमित कर सकते हैं। यह विकृत भी हो सकते हैं। हमारे सामान्य बोध के मानचित्र के अतिरिक्त हमारे पास कोई अन्य तैयार मानचित्र नहीं होता, क्योंकि हमारा सामाजिकरण जिस समाज में हम रहते हैं सभी सामाजिक समूहों में नहीं केवल एक ही समाज में समाजीकृत होता है। यदि हम अन्य प्रकार के मानचित्र चाहते हैं तो हमें उन्हें बनाना सीखना होगा। एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आपको विभिन्न प्रकार के सामाजिक मानचित्रों को बनाना सिखाता है। आइए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज का परिचय औपनिवेशिक दौर में ही एक विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारत को एकीकृत किया एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन में आधुनिकीकरण की शक्तिशाली प्रक्रियाओं को से भारत में परिचय कराया। एक तरह से जो परिवर्तन लाए गए उन्हें पलटा नहीं जा सकता था, क्योंकि समाज वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा पहले था। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि की भारी कीमत चुकानी पड़ी। औपनिवेशिक शोषण एवं प्रभुत्व द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के घावों के निशान भारतीय समाज पर आज भी मौजूद हैं। लेकिन उस युग का एक विरोधाभासी सच यह है कि उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु यानी राष्ट्रवाद का जन्म दिया।
ऐतिहासिक रूप से भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया। औपनिवेशिक प्रभुत्व के सम्मिलित अनुभवों ने समुदाय के विभिन्न भागों को एकीकृत करने एवं शक्तिशाली बनाने में सहायता की। पाश्चात्य शैली यानी पुरानी शैली की शिक्षा के माध्यम से उभरते मध्य वर्ग ने उपनिवेशवाद को उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर ही चुनौती दी। यह हमारे इतिहास की विडंबना ही है। उपनिवेशवाद एवं पाश्चात्य शिक्षा ने ही परंपरा को पुनः खोज को प्रोत्साहन दिया। इसके प्रभाव स्वरूप अनेक तरह की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां विकसित हुईं, जिससे समाज एवं क्षेत्रीय स्तरों पर समुदाय को नवोदित रूप से सुदृढ़ हुए हैं। उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं समुदायों को जन्म दिया, जिन्होंने बाद के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरीय मध्य वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे एवं उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान की अगुवाई की। औपनिवेशिक हस्तक्षेपों ने भी धार्मिक एवं जाति आधारित समुदायों को निश्चित रूप दिया। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर पर, विद्यालय पर, अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है, किंतु समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न अंग की तरह है, जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फुट तरीके से प्राप्त होता है। समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मानव विज्ञानियों ने शब्द फंक्शन जैसे कार्य जिसको बोला जाता है को जीव विज्ञान से लिया है, जहाँ इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रचना के रखरखाव हेतु किया जाता है। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। पहला कार्य है सदस्यों की नियुक्ति, दूसरा है विशेषज्ञता, तीसरा है सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण, चौथा है आदेश का पालन। एक सामाजिक संरचना में निम्नलिखित शामिल होते हैं। पहला है महिला तथा पुरुष। महिला तथा पुरुष में वयस्क तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक तथा धार्मिक समूह इत्यादि शामिल होते हैं। दूसरा है माता पिता। माता पिता में बच्चे तथा विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध स्थापित होते हैं। तीसरा है अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंतर संबंधी तथा पूरक अवधारणा बन जाती है। समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है, जिसके द्वारा हम विश्व को समझते हैं। यह जन्म तथा संबंधों पर आधारित होता है, न कि अर्जित योग्यता अथवा निपुणता पर। जन्म आधारित पहचान को आरोपित कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंदों का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जिस परिवार में जन्म ले लेते हैं, उस परिवार की सदस्यता हमें मिल जाती है। यह वस्तुतः निरर्थक तथा विभेदात्मक होता है। आरोपित पहचान से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिना विचार किए उन्हें त्यागने पर अन्य संबंधियों की पहचान के आधार पर हमें चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार की आरोपित पहचान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापी समूहों के संबंध जैसे परिवार, रिश्तेदारी, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, अपना धर्म विश्व को अपनी पहचान बताता है तथा स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना का उदय कैसे हुआ। औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना का
को निम्न प्रकार से जन्म दिया। पहला है, औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया। दूसरा, औपनिवेशिक शासन ने पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। तीसरा है, यद्यपि इस प्रकार की भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी की कीमत चुकाकर प्राप्त की। चौथा दिया हुआ है, औपनिवेशिक शासन ने शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया। पांचवा दिया हुआ है, औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का सूत्रपात ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही हुआ। छठवां दिया हुआ है, छठवां पॉइंट, तेजी से बढ़ते शोषण तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व के साझे अनुभवों ने भारतीय समाज के एक विभिन्न वर्गों में एकता तथा बल प्रदान किया। इसने नए वर्गों तथा समुदायों का भी गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक था। अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए औपनिवेशिक शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला कदम क्या था? उत्पादन में नई यांत्रिक तकनीकी का इस्तेमाल, यानी उत्पादन में नई मशीनों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, व्यापार में नई बाजार व्यवस्था का आरंभ किया। जो बाजार में जो भी नए सामान आए, उस बाजार की व्यवस्था का नई तरीके से आरंभ किया गया। तीसरा, परिवहन तथा संचार के साधन, परिवहन मतलब जो यातायात के साधन हैं और संचार के जो साधन हैं, उन साधनों का विकास किया गया। चौथा, अखिल भारतीय यानी पूरी भारतीय स्तर पर लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन किया गया। पांचवा दिया हुआ है, लिखित तथा औपचारिक कानून का गठन किया गया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? प्रमुख नेता राजा राम मोहन राय, जिन्होंने समाज की जो अंधविश्वास, जो बुराइयां थी, उन्हें दूर करने का काम किया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, ये जो थे उस समय के समाज सुधार के आंदोलन करने वाले प्रमुख नेता। यह वह समय था जब भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ हो चुका था तथा आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण की शक्तियाँ भारत में प्रवेश कर चुकी थीं। अगला पॉइंट है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इस समाजशास्त्र विषय का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है? समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध इस प्रकार है। पहला, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता, बल्कि क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में जानकारी होती है। जैसे कोई बच्चा समाज में जन्म लेता है, जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, वो अपने चारों तरफ के रीति रिवाज, परंपराओं, परिवार से जुड़े हुए आस्थाओं, सभी चीज़ों को सीखने लगता है। जबकि अन्य विषय विद्यालय, घरों और अन्य जगहों पर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन समाज के बारे में हम अपने परिवार से, हम अपने घर से और अपने आसपास से सीखते हैं। दूसरा, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञान से क्या संबंध है? दूसरा है, क्योंकि जीवन के बढ़ते हुए क्रम में यह एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। दूसरे विषयों के संबंध में छात्रों ने इस प्रकार पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। तीसरा लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम उस समाज के विषय में बहुत कुछ जानते हैं जिसमें हम रहते हैं तथा अंतर क्रिया करते हैं। जहाँ तक दूसरे विषयों का संबंध है कि इसमें छात्रों की पूर्व जानकारी नगण्य होती है।